नमस्कार। मैं रविंद्र कुमार, लेक्चर पॉलिटिकल साइंस, स्कूल शिक्षा विभाग, हरियाणा सरकार। शैक्षिक वर्ष 2022-23 से हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा कक्षा 10 की इतिहास की एक नई पुस्तक प्रकाशित की गई है। इतिहास, भारत और विश्व। इसी किताब का पहला अध्याय सरस्वती और सिंधु सभ्यता के ऊपर आज हमारा विचार विमर्श रहेगा। आज से 4600 साल पहले 2600 ईसा पूर्व के लगभग इस सभ्यता का जन्म हुआ। 2600 ईसा पूर्व हम मानकर चलते हैं और यह सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता की माने कि लोग नगरों में रहते थे, पक्के मकान थे, ड्रेनेज या पानी निकासी की एक बेहतरीन व्यवस्था थी। और यह भी एक सच्चाई है कि सरस्वती सिंधु सभ्यता अचानक नगरीय सभ्यता नहीं बनी होगी। पहले कृषि समुदाय धीरे धीरे विकसित ग्रामीण संस्कृति में विकसित हुआ होगा और विकसित ग्रामीण संस्कृति ने नगरीय सभ्यता की विशेषताओं को धारण किया होगा और एक नगरीय सभ्यता का जन्म हुआ होगा। तो सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोगों का सामाजिक जीवन कैसा था? समाज कितने वर्गों में बटा हुआ था? राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार की थी? किस प्रकार से शासन व्यवस्था चलती थी? जब नगरीय सभ्यता थी तो एक बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था भी होगी। लोगों का धार्मिक जीवन कैसा था? पूजा पाठ कैसे थे? लोगों के आर्थिक जीवन कैसा था? कौन कौन सी गतिविधियां थी? पूरी तरह से कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी या फिर उद्योग धंधे थी? इन सब बातों के ऊपर इस अध्याय में विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही उन कारणों को भी जानने का प्रयास करेंगे जिन कारणों के कारण यह एक विकसित नगरीय सभ्यता का पतन हुआ और आज उस सभ्यता की सिर्फ अवशेष ही देखने को मिलती है। तो चलिए नई किताब का एक नया अध्याय शुरू करते हैं, सरस्वती सिंधु सभ्यता। 10 इतिहास की पुस्तक है, इतिहास, भारत एवं विश्व। इसी पुस्तक का अध्याय 1, सरस्वती सिंधु सभ्यता। सरस्वती और सिंधु सभ्यता का जन्म आज से 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच हुआ था। इस सभ्यता के बारे में जानने से पहले ईसा पूर्व के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आमतौर पर बच्चों को यह कंफ्यूजन रहता है कि ईसा पूर्व और ईस्वी में क्या फर्क है। समय रेखा पर हम दोनों तारीखों को या दोनों सालों को दिखाने की कोशिश करेंगे। ईसा पूर्व क्योंकि हमने सालों को इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार लिया है, बीसी उसको अंग्रेजी में कहते हैं। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, अर्थात ये वो समय है जब ईसा मसीह का जन्म नहीं हुआ था। तो वो साल जब ईसा मसीह का जन्म नहीं हुआ था उनको बीसी या ईसा पूर्व कहते हैं। समय रेखा पर अगर आप देख रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो बीसी वाले साल दिखाए गए हैं, अगर आप देख रहे हैं इनको अच्छी तरह से। और ईस्वी एडी एनो डोमिनी इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, ये वो साल हैं जब या जिस साल ईसा मसीह का जन्म हुआ, तो हम इसको 0 मानकर चलते हैं। और राइट हैंड साइड में जो आप देख रहे हैं वो ईस्वी वाले साल है। ईसा पूर्व और ईस्वी में क्या अंतर है, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती पीछे की ओर बैकवर्ड की जाती है। जैसे हम 4000 कहेंगे, 4000 से फिर 5000 पर नहीं जाएंगे बल्कि पीछे की तरफ जाएंगे। 4000 से 3000, 3000 से 2000, 2000 से 1000 और 1000 से कम होते हुए फिर 0 तक आएंगे।
इसके बाद ईस्वी में वर्षों की गिनती आगे की ओर या फॉरवर्ड की जाती है, जैसे 500 ईस्वी, फिर 500 के बाद 1000, फिर 1000 के बाद 1500 और फिर 1500 के बाद 2000 और जैसे वर्तमान में अब चल रहा है तो 2022। तो जैसे यदि यह कहा जाए कि आज से 2600 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता का जन्म हुआ, तो इसका अर्थ होगा 2600 वर्ष पहले वाले और 2000 क्योंकि 22 आज की तारीख है तो हम मानकर चलेंगे 4622 साल पहले की ये बात है जब सिंधु घाटी या फिर सरस्वती सिंधु सभ्यता का जन्म हुआ था। आज से 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच सरस्वती और सिंधु नदियों के बीच या सरस्वती और सिंधु नदियों के उपजाऊ मैदान में भारत की पहली नगरीय सभ्यता का उदय हुआ। इस सभ्यता के पूरा स्थल का मतलब है जहां पर पुराने स्थान बड़ी संख्या में सरस्वती और सिंधु नदियों के किनारे मिले हैं, इसलिए इस सभ्यता को सरस्वती सिंधु सभ्यता के नाम से, क्योंकि इन्हीं नदियों किनारे इसके पूरा स्थल या प्राचीन स्थान मिले हैं, इसलिए इसको सरस्वती सिंधु सभ्यता कहा जाता है। मानचित्र आप देख रहे हैं, दोनों नदियों को दिखाया गया है। ये जो है ऊपर जो देख रहे हैं ये सिंधु नदी है जो पाकिस्तान में बहती है, और इसी प्रकार ये जो है वो सरस्वती नदी है जो वर्तमान समय में विलुप्त हो गई। तो इन दो नदियों के बीच में ये सभ्यता विकसित हुई, इसलिए इस सभ्यता को सरस्वती सिंधु सभ्यता के नाम से जाना जाता है। आगे आप देख रहे हैं जहां जहां इस सभ्यता के पूरा स्थल पाए गए हैं, तो अगर हम यहां से लेकर चले तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के इसको चले तो ये जो स्थान है जहां पर हम लाल लाइन बनाते जा रहे हैं, इतने बड़े स्थान में इस सभ्यता के पूरा स्थल हमें देखने को मिलते हैं। ये सिंधु घाटी सभ्यता के जहां पर उत्खनन या खुदाई की गई है और जहां पर से इस सभ्यता के अवशेष मिले हैं, ये वो चित्र है। इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि पंजाब प्रांत के हड़प्पा नामक स्थान पर सबसे पहले 1921 में दयाराम साहनी ने उत्खनन या खुदाई करके इस सभ्यता को खोजा था, इसलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। बाद में 1921 में राखलदास बैनर्जी ने सिंध प्रांत में, जो आजकल पाकिस्तान में आता है, सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो नामक पूरा स्थलों की खोज की। इसके बाद से इस अज्ञात नगरीय सभ्यता के बारे में जानने में लोगों की और खासकर पुरातत्वविदों की रुचि बढ़ी और इन्होंने इसमें रुचि लेनी शुरू की। सरस्वती सिंधु सभ्यता का विस्तार, कहां तक ये सभ्यता फैली हुई थी? सरस्वती सिंधु सभ्यता का विस्तार पूर्व में आलमगीरपुर, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक जगह है। सरस्वती सिंधु सभ्यता का विस्तार पूर्व में आलमगीरपुर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर और पश्चिम में हम जाएं सुतकागेनडोर बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में एक जगह है वहां तक फैला हुआ था। पूर्व में आलमगीरपुर पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम में सुतकागेनडोर बलूचिस्तान तक था। दोनों चित्रों को अगर हम देखें तो यहां से ये नंबर 1 अगर आप देख रहे हैं, ये वो जगह है आलमगीरपुर, और अगर हम आगे चले नेक्स्ट वाले चित्र में सुतकागेनडोर, ये यहाँ पर दिखाया गया है, सुतकागेनडोर ये वो जगह थी। तो अगर हम यहाँ से मानकर चलें तो यहाँ से ये सभ्यता जो है इस तरह फैली हुई थी और यहाँ से सुतकागेनडोर तक जाती है। अगर हम पूर्व में, अगर पूर्व से चलें तो पूर्व इधर लेके चलेंगे और पश्चिम में ये सभ्यता सुतकागेनडोर तक फैली हुई थी। इसी प्रकार उत्तर में इस सभ्यता का विस्तार मांडा जगह है जम्मू कश्मीर में, मांडा जम्मू से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र तक था। इस प्रकार यह सभ्यता 2,15,000 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। तो दोनों आप देख रहे हैं, ये 10वें नंबर पर अगर आप देख रहे हैं, ये मांडा जगह है जम्मू कश्मीर में। यहां से अगर हम मानकर चलें, उत्तर में अगर हम मान के चलें और दक्षिण में अगर हम यहां से चलें तो ये सभ्यता महाराष्ट्र तक फैली हुई थी।
तो इतनी विस्तार था, 2,15,000 वर्ग किलोमीटर में ये सभ्यता फैली हुई थी। पूरा का पूरा आपको दिखाया गया है। इतना बड़ा जो इलाका है, इस सभ्यता में इसके पूरा स्थल या प्राचीन स्थल देखने को मिलते हैं। और ये जो जगह है वो 2,15,000 वर्ग किलोमीटर के लगभग ये जगह है, जहां पर इस सभ्यता के पूरा स्थल देखने को मिलते हैं। इसके पूरा स्थल भारत में पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान, गुजरात तक मिलते हैं। इसी प्रकार पाकिस्तान में इस सभ्यता के पूरा स्थल बलूचिस्तान और सिंध प्रांतों में मिलते हैं। 2 देशों में यह सभ्यता फैली हुई थी। दोबारा फिर आपको चित्र दिखाया गया है, जो इसके दिखाए 2 नदियां हैं। इन 2 नदियों के बीच में यह सभ्यता, जिसको हम सरस्वती सिंधु सभ्यता के नाम से जानते हैं, फली फूली, एक पूरी तरह से नगरीय सभ्यता थी। इस सभ्यता के प्रमुख नगर थे। नगरों की अगर हम बात करें, हरियाणा में राखीगढ़ी और बनावली, सिंध में मोहनजोदड़ो, पंजाब में हड़प्पा, गुजरात में धोलावीरा और राजस्थान में कालीबंगा। चित्रों में दिखाया गया है सरस्वती सिंधु सभ्यता की 10 जगहों को दिखाया गया है। एक पर है आलमगीर, आलमगीरपुर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। 2 जो है वो मोहनजोदड़ो है। 3 जो है, जो इसका एक नगर मिला है, वो मेहरगढ़ है। 4 गुजरात में है, लोथल है, बंदरगाह मिली है यहाँ पर। 5 अगर हम जाएं तो ये राजस्थान में है, उत्तरी राजस्थान में कालीबंगा। 6 हड़प्पा है, वर्तमान समय में पाकिस्तान में है, वहां पर भी सरस्वती सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले हैं। 7 अगर हम देखें हरियाणा में है, ये राखीगढ़ी जगह है। 8 भी हरियाणा में है, स्थान जो सरस्वती सिंधु सभ्यता का मिला है, बनावली है। और 9 अगर हम जाएं, 9 गुजरात में है, धोलावीरा। और 10 जो है वो मांडा है, जहां तक इस सभ्यता का विस्तार देखने को मिलता है। तो इतने बड़े इलाके में ये सभ्यता फैली हुई थी। जहां जहां हम बना रहे हैं, ये 2,15,000 वर्ग किलोमीटर का ये इलाका था। सिंधु सरस्वती सभ्यता का कालक्रम, अगर इसका समय देखें तो सिंधु कालक्रम की दृष्टि से सरस्वती सिंधु सभ्यता को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है 7,500 से 7,000 ईसा पूर्व का समय। यह वह समय था जब कृषि संस्कृति के लोगों ने सरस्वती नदी घाटी को अपना निवास स्थान बनाना शुरू किया। अर्थात जब कृषि करने वाले लोगों ने सरस्वती और सिंधु नदियों के पास बसना शुरू किया, ये वास्तव में कृषि करने वाले लोग थे। इसके बाद का जो समय है 3200 ईसा पूर्व का समय, यह वह समय था जब कृषि संस्कृति के लोगों का विकसित ग्रामीण संस्कृति में परिवर्तन हुआ। उन्होंने एक विकसित ग्रामीण संस्कृति का रूप धारण कर लिया। इस दौरान नगर योजना के लक्षण, लेखन कला, मोहरों, नाप तोल की पत्ती का विकास हुआ। धीरे धीरे जो कृषि सभ्यता थी वो एक विकसित ग्रामीण संस्कृति में बदलने लगी, जिन्होंने लेखन कला, मोहरें लेन देन के लिए और नाप तोल की पत्ती का भी विकास किया। तीसरा है 2600 से 1900 ईसा पूर्व का समय। इस दौरान विकसित ग्रामीण संस्कृति ने नगरीय जीवन की विशेषताओं को अपना लिया और इस प्रकार भारत की पहली नगरीय सभ्यता का जन्म हुआ, जिसमें भारत में नगरों का उदय हुआ। लेकिन 1900 ईसा पूर्व आते आते यह नगरीय सभ्यता फिर से ग्रामीण संस्कृति में बदलने लगी। इसके पीछे क्या कारण रहे, कैसे एक नगरीय सभ्यता दोबारा फिर ग्रामीण संस्कृति में बदलने लगी, वो इस अध्याय में हम चर्चा करेंगे। और 1300 ईसा पूर्व से पहले इस नगरीय सभ्यता का पतन हो गया। सरस्वती सिंधु सभ्यता की नगर योजना, कैसे नगर थे, उन पर विचार करेंगे। सरस्वती सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, अर्थात इसके लोग नगरों में रहते थे, इसलिए इसको नगरीय सभ्यता कहा जाता है। इसके नगरों में पूर्व और पश्चिम दिशा में 2 टिल्ले मिलते हैं।
अगर इसके नगर देखें तो पूर्व और पश्चिम दिशा में दो टीले मिलते हैं। पूर्व दिशा के टीले पर आवास क्षेत्र होता था और पश्चिम दिशा के टीले पर दुर्ग होता था। जो नगर मिले हैं उसमें पूर्व और पश्चिम की दिशा में दो टीले होते थे। पूर्व दिशा का जो टीला था वो कम नीचा था, उसको आवास क्षेत्र के लिए प्रयोग किया गया था। और पश्चिम दिशा का जो टीला था वो दुर्ग होता था। चित्र आप देख रहे हैं, ये पश्चिम दिशा का टीला है जिसको हम दुर्ग के रूप में का नाम देते हैं। और इसके नीचे जो ये वाला स्थान है ये सारा का सारा आवासीय क्षेत्र होता था। आगे भी दिखाया गया है, जिसकी खुदाई में जब इसकी की गई है तो ये पश्चिम दिशा वाला है, ये दुर्ग है, इसको दुर्ग कहा जाता था। और इसके बाद में जो आता है ये सारा का सारा आवासीय क्षेत्र था। ये आप देख सकते हैं। नगर के आवास क्षेत्र में, नगर के आवास क्षेत्र का मतलब है यहाँ इतने वाले इलाके में, जिसको हम आवास क्षेत्र कहते थे, पूर्व की ओर पड़ता था। नगर के आवास क्षेत्र में सामान्य नागरिक, व्यापारी, शिल्पकार, कारीगर और श्रमिक रहते थे। जबकि अगर दुर्ग की बात करें, जो ऊपर वाला है, दुर्ग में के अंदर प्रशासनिक, सार्वजनिक भवन और अनागार, जहां पर अनाज को रखा जाता था, वो स्थित थे। तो अनाज रखने की या प्रशासनिक अधिकारी थे वो दुर्ग में रहते थे, और जो सामान्य नागरिक थे या शिल्पकार थे वो नीचे आवास क्षेत्र में रहते थे। सरस्वती सिंधु सभ्यता की नगर योजना में सड़कें एक महत्वपूर्ण उसकी उपलब्धि है। ये सरस्वती सिंधु सभ्यता की नगर योजना में सड़कों का महत्वपूर्ण स्थान था। मुख्य सड़कें नगर को 5 या 6 खंडों में बांटती थी। जो मुख्य मेन सड़क होती थी वो 5 या 6 भागों में उसको बांटती थी। मोहनजोदड़ो से मिली मुख्य सड़कें 9.15 मीटर चौड़ी थी, कहने का मतलब काफी चौड़ी थी। गलियां 3 मीटर तक चौड़ी थी। सड़कें, एक और खास बात जो थी, सड़कें कच्ची होती थी। साफ सफाई पर खास ध्यान दिया जाता था। कूड़े कचरे के लिए सड़कों के किनारे कूड़ेदान रखे गए थे। अगर आप देखें चित्र में तो जो मुख्य सड़कें थी उनको अगर देखें तो वो सड़कें, मेन सड़कें जैसे ये गई हुई है, इसी प्रकार मुख्य सड़क एक ये है, वो नगर को 3 या 4 भागों में बांटती थी। यहाँ से एक ये बंटवारा है, तो इस प्रकार से नगर को वो 4 या 5 भागों में बांटती थी। यहाँ भी अगर आप देख रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के जो अवशेष मिले हैं, ये मुख्य सड़क है, इसी प्रकार ये आगे बटी हुई है, इस प्रकार से ये आगे बटी हुई है। सरस्वती सिंधु सभ्यता की नगर योजना में नालियां, घरों की नालियां सड़क के किनारे बड़े नाले में गिरती थी। फिर इस बड़े नाले के माध्यम से सारा पानी नगर से बाहर जाता था। नालियां पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। इसके बाद इन नालियों को बड़े आकार की ईंटों से ढका जाता था। सरस्वती सिंधु सभ्यता के भवन या घर किस प्रकार के थे? सरस्वती सिंधु सभ्यता में आवासीय और सामुदायिक दोनों प्रकार के भवन होते थे। आवासीय भवनों में 3-4 कमरे होते थे, रसोई घर, स्नान घर और भवन के बीच में आंगन भी होता था। अमीर लोगों के घरों में कुआं और शौचालय, बाथरूम भी साथ में, टॉयलेट भी होता था। अगर इस प्रकार से एक चित्र देखें हम, तो जो आवासीय घर थे लोगों की, जिस प्रकार से आज नगरों में देखने को मिलते हैं, 3 या 4 कमरे होते थे। बीच में ये जो जगह आप देख रहे हैं ये आंगन होता था और डबल स्टोरी बिल्डिंग होती थी। ये भी सिंधु सरस्वती सभ्यता का चित्र है। नालियां इसमें बीच में आप देख रहे हैं बड़ी ईंटों से आगे ढकी होती थी। इस प्रकार से उसमें घरों की व्यवस्था थी। मकानों में खिड़कियां और रोशनदान भी होते थे। सामुदायिक भवनों में सभा भवन, अनागार और स्नानागार भी होते थे। सरस्वती सिंधु सभ्यता की कला, आर्ट की अगर हम बात करें तो सरस्वती सिंधु सभ्यता की कला के अंतर्गत प्रस्तर, धातु और मिट्टी की मूर्तियों का उल्लेख किया जा सकता है। इसके अलावा मोहरे, मनके और मिट्टी के बर्तन भी मिले। प्रस्तर मूर्ति में 19 सेंटीमीटर लंबी
खंडित पुरुष की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है, जो 3 पत्ती फूलों से बनी शॉल ओढ़े हुए है। ये एक मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। अगर आप इसको देखें तो ये शॉल ओढ़े हुए है। मोहनजोदड़ो से विश्वविख्यात धातु की नर्तकी की मूर्ति भी मिली है। इसके अलावा पुरुषों, स्त्रियों व पशु पक्षियों की मिट्टी की मूर्तियां भी मिली हैं। पशु पक्षियों में बैल, भेड़, बकरी, कुत्ता, हाथी, सुअर, मोर, बतख, तोता और कबूतर की मूर्तियां भी मिली। सरस्वती सिंधु सभ्यता में जो मोहरें मिली हैं वे मुख्यतः चौकोर या आयताकार हैं। उन पर सूक्ष्म उपकरणों से पशु पक्षियों, देवी देवताओं एवं लिपि, किसी भाषा की लिखाई को, जो उनकी लिखाई थी उसको लिपि कहते हैं, लिपि को अंकित किया गया। तो अगर मूर्तियों की बात करें, ये मोहरें हैं वहां पर उस समय की जो मिली हैं, जो उस समय चलती थी, और इन पर अगर आप ये देखें एक लिपि भी लिखी हुई है। इसी प्रकार ये भी मोहर है और इस पर भी कोई लिपि में कुछ लिखा हुआ है। इसी प्रकार अन्य मोहरें हैं, ये हाथी की मोहर मिली है, इस पर भी कुछ लिखा हुआ है जिसको पढ़ा नहीं जा सका है, और ये भी एक मूर्ति, एक लिपि, एक मोहर मिली। एक और जो जरूरी बात है यहाँ पर, ये लिपि है, सिंधु सभ्यता के चिन्ह हैं जो उनके लिखाई के चिन्ह होते थे। सरस्वती सिंधु सभ्यता में जो लिपि मिली है, किसी भाषा के लिखने की जो लिखाई होती है उसको लिपि कहते हैं। उसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है, और यही है कि इसके कारण इस सभ्यता के बारे में हम ज्यादा जान नहीं पाए हैं, इन चिन्हों को नहीं समझ पाए हैं कि इनका मतलब क्या है, जो वो उन्होंने अपनी मोहरों पर या किसी और चीज पर लिखी है। इसके अलावा सेलखड़ी, गोमद, शंख, हाथी दांत, सोने चांदी और तांबे के आभूषण, मनके, चूड़ियां, हार, कंगन, अंगूठी आदि भी मिले। सरस्वती सिंधु सभ्यता का राजनीतिक जीवन या राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार की थी, किस प्रकार से शासन चलता था, ये भी जानना जरूरी है। सरस्वती सिंधु सभ्यता की नगर योजना, उपकरण निर्माण, बाट, बाट मतलब वो नापने तोलने की कोई चीज, माप, मोहरें तथा लिपि आदि को देखकर यह कहा जा सकता है कि वहां एक कुशल प्रशासनिक व्यवस्था थी। जिस प्रकार से ये सारी चीजें बनाई हुई थी, नगर बेहतरीन टाइप के थे, पानी की निकासी बहुत बढ़िया थी, माप थे, मोहरे थी, लिपि थी, तो ये नहीं कहा जा सकता कि वो कोई ग्रामीण सभ्यता थी, बल्कि उसको चलाने के लिए एक कुशल प्रशासनिक व्यवस्था विद्यमान थी। लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था का स्वरूप क्या था, लोकतांत्रिक था, राजतंत्र था, यह कहना काफी कठिन है। हंटर एक इतिहासकार हुए हैं। हंटर ने यहाँ के शासन को गणतंत्रात्मक माना है। सार्वजनिक भवनों और नगर दुर्ग का उपयोग शायद परिषद के सदस्यों के लिए होता होगा। जो दुर्ग होता था शायद वहां पर जो कोई अधिकारी, जो सरकारी अधिकारी थे, वो शायद बैठते हों। विद्वानों का मानना है कि सरस्वती सिंधु सभ्यता के प्रशासन का संचालन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नामक 2 राजधानियों से होता था। ये 2 महत्वपूर्ण जो नगर थे, शायद ये उस सभ्यता की राजधानियां थी, और सारा का सारा प्रशासन शायद इन 2 राजधानियों से चलता था। लेकिन राखीगढ़ी और धोलावीरा के आकार को देखकर कहा जा सकता है कि ये दोनों भी उस समय महत्वपूर्ण प्रशासनिक नगर रहे होंगे। अगर देखा जाए तो अगर हम बात करें नंबर 2 पर मोहनजोदड़ो और एक हड़प्पा, ये दो राजधानियां थी, जिससे पूरी ये जो सभ्यता है, जिसको हम सरस्वती सिंधु सभ्यता के नाम से जानते हैं, शायद ये 2 राजधानियों से इनका प्रशासन चलता था और गणतंत्रात्मक था। लिपि को ना पढ़े जाने के कारण ये हम प्रशासनिक व्यवस्था को, इसकी सभ्यता की हम पहचान नहीं पाए। तो इन 2 इस राजधानियों से इसका प्रशासन चलता था, लेकिन कुछ विद्वान इससे संतुष्ट नहीं। सरस्वती सिंधु सभ्यता का सामाजिक जीवन की बात करें, सरस्वती सिंधु सभ्यता का समाज अनेक वर्गों में बटा हुआ था। जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है कि नगर को आवास क्षेत्र और दुर्ग क्षेत्र में बांटा गया था। 2 होते थे, पूर्व और पश्चिम में एक आवास क्षेत्र होता था, एक दुर्ग क्षेत्र होता था। नगर दुर्गों में अमीर, जो ऊपर वाला जो हिस्सा होता था जिसको हम दुर्ग कहते थे, तो ऐसा माना जाता है कि नगर दुर्गों में अमीर लोग
या शासक वर्ग के लोग रहते थे, जबकि आवासीय क्षेत्र में जो निचले वाला हिस्सा होता था, आवासीय क्षेत्र में व्यापारी, सैनिक, अधिकारी, शिल्पी और मजदूर लोग रहते थे। इसके अलावा सरस्वती सिंधु सभ्यता के समाज में किसान, कुम्हार, बढ़ई, नाविक, श्रमिक, आभूषण बनाने वाले शिल्पी तथा जुलाहे भी शामिल थे। सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोगों का भोजन कैसा था? सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। इनका भोजन जौ, गेहूं, चावल, फल, सब्जियां, दूध, मांस और मांस में भी मछली, भेड़, बकरी और सूअर का मांस शामिल था। भोजन के लिए थाली, गिलास, कटोरा और लोटा आदि का प्रयोग किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई से जो खाने पीने के बर्तन मिले हैं, उनसे ये सिद्ध होता है कि इन बर्तनों में ये व्यक्ति खाना खाते थे। सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोगों के वस्त्र और आभूषण कैसे थे? मोहनजोदड़ो से मिली 19 सेंटीमीटर लंबी खंडित पुरुष की प्रस्तर मूर्ति में 3 पत्तियां छपी शॉल ओढ़े हुए एक पुरुष मिला है, जिसने 3 पत्तियां उसकी शॉल पे छपी हुई है, जिसका बायां कंधा ढका हुआ है। ये बायां वाला कंधा अगर मान के चले ढका हुआ है और दाहिना कंधा खुला हुआ है। इस मूर्ति में अगर पुरुष की दाढ़ी देखें, दाढ़ी को अच्छी प्रकार से संवारा गया है तथा केश जिनको हम बाल कहते हैं, सिर के जो बाल हैं, पीछे की ओर संवार कर एक फीते से बंधे हुए। दाहिने हाथ पर अगर गौर किया जाए तो एक भुजबंद बंधा हुआ है। इससे पता चलता है कि सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोग वस्त्र और आभूषण के विशेष शौकीन थे। उस समय आभूषणों में मुख्य रूप से हार, भुजबंद, कंगन, अंगूठी आदि पहनी जाती थी। स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे। धनी लोग, अमीर लोग जो थे, सोने, चांदी, कीमती पत्थर तथा हाथी दांत से बने आभूषण पहनते थे। ये वो चीजें हैं या आभूषण हैं जो सिंधु सरस्वती सभ्यता की खुदाई से मिले हैं। जबकि अगर गरीब लोगों की बात करें तो गरीब लोग पक्की मिट्टी, हड्डी, पत्थर के आभूषण पहनते थे। स्त्रियां काजल, सुरमा और सिंदूर भी लगाती थी। सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोगों के मनोरंजन के साधन की अगर हम बात करें तो सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोगों के मनोरंजन के साधन शतरंज का खेल और नृत्य थी। शतरंज का जो आप देख रहे हैं, ये उस समय पत्थर का बना होता था जिस पर ये शतरंज का खेल वो खेलते थे। इसके अलावा लोग शिकार के भी शौकीन थे। बच्चों के मनोरंजन के लिए खिलौने, झुंझुने, सीटियां और गाड़ियां आदि थी। ये वो चित्र मिले हैं, बच्चों के खिलौने हैं, ये भी खुदाई से मिले हैं। इसके अलावा ये गाड़ी भी मिली है। तो ऐसा माना जाता है कि बच्चे के खिलौनों के भी बहुत सारे वहां पर खिलौने थे। सरस्वती सिंधु सभ्यता का आर्थिक जीवन कैसा था? क्योंकि सरस्वती सिंधु नदियों का क्षेत्र काफी उपजाऊ था, इसलिए यहाँ लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि या हम कह सकते हैं खेती बाड़ी था। इस सभ्यता के लोग मुख्य रूप से जौ, गेहूं, चावल, मूंग, मसूर, मटर, सरसों, कपास, तिल आदि की खेती करते थे। मेहरगढ़ से प्राप्त पत्थर की दांती, कालीबंगा से प्राप्त जुते हुए खेत, ये खेत को अच्छी तरह से जोता गया है, और बनावली से प्राप्त हल की मूर्ति से पता चलता है कि यहाँ उच्च स्तर की कृषि होती थी। कृषि की एक अच्छी तकनीक थी। यहाँ पर बड़े बड़े अनागारों का मतलब जहां पर अनाज को रखा जाता था, बड़े बड़े अनागारों से भी पता चलता है कि फसल का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता था, क्योंकि तभी इतने बड़े बड़े स्टोर बनाए हुए थे। सरस्वती सिंधु सभ्यता में बैल, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ता, गधे और सूअर मुख्य रूप से पाले जाते थे। इनका प्रयोग दूध, मांस, खाल और ऊन के लिए होता था। बैल का प्रयोग कृषि कार्य के साथ साथ यातायात के लिए भी किया जाता था। इन लोगों ने घोड़े और ऊंट को भी पालतू बना लिया था। सरस्वती सिंधु सभ्यता में उच्च स्तर के उद्योग धंधों के भी सबूत मिलते हैं। इस सभ्यता के लोग औजार और उपकरणों के लिए
धातु की ढलाई की तकनीक से भली भांति परिचित थे। धातु की तकनीक वो जानते थे, जिस प्रकार से वहां से हल के चिन्ह मिले हैं, और उनके निर्माण में अत्यंत निपुण थे। इसके अलावा उस समय कीमती पत्थर, शंख, सीप और हाथी दांत से अनेक प्रकार के आभूषण बनाए जाते थे। ये कई प्रकार के आभूषण उस सभ्यता से मिले हैं। उस समय मिट्टी के बर्तन, ईंट उद्योग, वस्त्र उद्योग भी काफी विकसित था। उस समय धातु और अर्ध कीमती पत्थरों का आयात किया जाता था, बाहर से मंगवाए जाते थे, और स्थानीय वस्तुओं का निर्यात किया जाता था, तो बाहर भेजे जाते थे। व्यापार स्थल और समुद्र दोनों मार्गों से होता था। व्यापार का जो तरीका था वो स्थल मार्ग का भी प्रयोग किया जाता था, और समुद्र दोनों मार्गों से होता था। स्थल मार्ग से व्यापार बैलगाड़ियों के द्वारा किया जाता था। समुद्री मार्ग से व्यापार करने के सबूत मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहर पर अंकित नाव के चित्र से मिलता है। ऐसे अनुमान लगा सकते हैं कि उन लोगों ने नावें बना ली थी। लोथल से बंदरगाह के सबूत भी मिले, तो ये एक बंदरगाह पूरी तरह से विकसित थी लोथल में, गुजरात में। ये ऐसे सबूत भी वहां से मिले। सरस्वती सिंधु सभ्यता का धार्मिक जीवन कैसा था? सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोग मातृशक्ति की पूजा करते थे। इसके सबूत नारी की मिट्टी की मूर्तियों और मोहरों पर नारी की आकृतियों से मिलते हैं। जो वहां से मोहरें मिली हैं, उन पर नारी की आकृतियां मिली हुई हैं। इन मूर्तियों पर धुएं के निशान भी मिले हैं। इससे पता चलता है कि इन मूर्तियों के सामने पूजा करते समय कोई वस्तु जलाई जाती होगी, जिस प्रकार आज हम पूजा करते हैं, कोई दीपक या फिर धूप बत्ती जलाते हैं। तो इसी प्रकार से जो मूर्तियां मिली हैं वो काली मिली हैं, तो इससे अनुमान हम लगा सकते हैं कि पूजा करने के लिए वो कोई वस्तु उन मूर्तियों के आगे जलाते होंगे। सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोग पशुपति शिव की भी उपासना करते थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर सींग वाले त्रिमुखी पुरुष को सिंहासन पर योग मुद्रा में बैठे दिखाया गया है। ये आप चित्र देख रहे हैं, पशुपति शिव का ये चित्र है जो योग मुद्रा में वो बैठे हुए हैं। इसके दाहिनी तरफ हाथी और बाघ को दिखाया गया है। दाहिनी तरफ अगर हम देखें तो हाथी और बाघ है, जबकि बाईं तरफ गैंडा और भैंसा को दिखाया गया है। तो गैंडे और भैंसे के जो चिन्ह हैं वो छपे हुए हैं, दिखाया गया है। सिंहासन के नीचे दो हिरण खड़े दिखाए गए हैं। नीचे जो हैं, यहाँ पर अगर गौर करें, दो हिरण खड़े हैं। इस मूर्ति को पशुपति शिव की मूर्ति माना जाता है। इस सभ्यता के लोग शिवलिंग की भी पूजा करते हैं। ये शिवलिंग का जो मिला है वहां से खुदाई से ये भी मिला है, तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि लोग शिव भक्त थे, शिवलिंग की पूजा करते थे। इसके अलावा इस सभ्यता के लोगों द्वारा पशु पूजा और वृक्ष पूजा के भी सबूत मिलते हैं। इसमें मुख्य रूप से एक सींग वाले पशु, बैल, सांप और पीपल की पूजा की जाती थी। तो ये यहाँ के लोगों के जीवन में योग का भी महत्व रहा है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर में एक पुरुष को पद्मासन की मुद्रा में दिखाया गया है। मोहनजोदड़ो से एक मोहर प्राप्त हुई है जिस पर पद्मासन की मुद्रा में एक पुरुष को दिखाया गया। सरस्वती सिंधु सभ्यता में अंत्येष्टि या संस्कार, जिसको हम कहते हैं मृत संस्कार, की तीन विधियां प्रचलित थी मरने के बाद। एक थी पूर्ण समाधिकरण, दूसरा था पूर्ण आंशिक समाधिकरण, और तीसरा था दाह संस्कार। तो वो दाह संस्कार भी करते थे। समाधि क्षेत्र नगरों के बाहर होते थे। शवों का सिर प्राय उत्तर की ओर और पैर दक्षिण की ओर होते थे। सरस्वती सिंधु सभ्यता के पतन के कारण क्या रहे हैं वो भी जानना जरूरी है। उसमें पहला कारण आता है प्रशासनिक स्थिरता। ऐसा माना जाता है कि सरस्वती सिंधु सभ्यता के अंतिम चरण में प्रशासन में स्थिरता आ गई थी, कमजोर पड़ गया था प्रशासन। सड़कों और गलियों में अतिक्रमण होने लगा था। प्रशासनिक जो लोग थे या अधिकारी थे, लोगों ने उनकी बातों को ना मानना शुरू कर दिया था। सड़कों और गलियों में अतिक्रमण होने लगा था। दीवारें कम चौड़ी बनने लगी थी तथा नए मकानों का निर्माण करने के लिए लोग पुराने मकानों की ईंटों का प्रयोग करने लगे थे, जिसके कारण यह नगरीय सभ्यता
धीरे धीरे ग्रामीण संस्कृति में परिवर्तित हो गई। दूसरा कारण है जलवायु परिवर्तन। सरस्वती सिंधु सभ्यता के पतन के लिए जलवायु परिवर्तन को भी जिम्मेदार माना जाता है। वर्षा कम होने के कारण तथा सरस्वती नदी के सूख जाने के कारण हरियाणा, राजस्थान और पंजाब में इस सभ्यता की बस्तियां खत्म हो गई थी। तीसरा कारण है बाढ़। मोहनजोदड़ो और चान्होदड़ो लोथल में बाढ़ आने के भी सबूत मिले। अतः यह अनुमान लगाया जाता है कि बाढ़ के कारण भी इस सभ्यता का पतन हुआ। चौथा कारण है महामारी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त 42 मानव कंकालों के अध्ययन से पता चला है कि इनमें से 41 लोगों की मौत मलेरिया महामारी के कारण हुई थी। अतः अनुमान लगाया जाता है कि इस महामारी के कारण भी इस सभ्यता का पतन हुआ। जैसे वर्तमान समय में कोरोना नाम की महामारी आई थी, बहुत सारे लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। तो ऐसा विद्वानों का मानना है कि उस समय भी कोई ऐसी महामारी आई होगी जिसके कारण बहुत सारे लोगों की मौत हो गई होगी और यह सभ्यता पतन की ओर गई होगी। पांचवा कारण है विदेशी व्यापार में कमी। एक अनुमान यह भी लगाया जाता है कि विदेशी व्यापार में कमी आ गई होगी जिसके कारण लोगों के जीवन स्तर में भारी गिरावट आई होगी, क्योंकि पहले दूसरे देशों से इस सभ्यता के लोग व्यापार करते थे। तो जब व्यापार कम हो गया, लोगों की आमदनी कम हो गई, आमदनी कम होने के कारण लोग इस स्थान को छोड़कर जाने लगे थे, तो जिसके कारण लोगों के जीवन स्तर में भारी गिरावट आई होगी, जो बाद में इस सभ्यता के पतन का कारण बना। तो ये कुछ कारण हैं जिससे ऐसा माना जाता है कि सभ्यता का पतन हुआ होगा। लेकिन एक विकसित नगरीय सभ्यता थी, जिस प्रकार वर्तमान समय में नगरों की व्यवस्था है, उस समय भी नगरों की व्यवस्था थी। धन्यवाद। नमस्कार।